Good morning, everyone. In the last two videos, we covered the first two topics of our first chapter, Rise of Nationalism in Europe of History. In this video, we are going to start the second topic, the making of nationalism in Europe. So हमने देखा था कि जो यूरोप में मतलब फ्रांस में नेशनलिज्म की जो भावना थी, जो नोशन था टुवर्ड्स द नेशन, जो कैसे पैदा किया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के द्वारा और बाद में नेपोलियन के गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन अब हम देखेंगे कि जो यूरोप में नेशनलिज्म है, यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आगे बढ़ा। इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th century यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो देम टुडे। अगर हम यूरोप का अगर मिड 18th century मतलब मिड 18th century का मतलब होता है हमारा 1750, 1760, 1770, ये जो टाइम पीरियड है इसको हम लोग मिड 18th century कहते हैं। तो अगर हम मिड 18th century के टाइम पीरियड को देखेंगे तो हमारे यूरोप में कोई हमें नेशन स्टेट्स मतलब नेशन स्टेट का मतलब ऐसे स्टेट जो नेशन के आधार पर बने हो, मतलब कि वो नेशन नहीं मिलेंगे हमें। किंगडम्स दिखेंगे, एम्पायर्स दिखेंगे, नेशन नहीं दिखेंगे। तो ये हमको क्या दिखने, देखिए ऑस्ट्रियन एम्पायर है, ये फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, स्पेन है। ये फ्रांस उस समय क्या था, उस समय नेशन नहीं था फ्रांस। ऑटोमन एम्पायर है, यहाँ हमें कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं दिखेंगे। ये जितने भी आज हम बड़े बड़े नेशंस देखते हैं, फ्रांस, जर्मनी, ये सब नेशंस नहीं थे। ये सब क्या थे, बस ऐसे किंगडम्स थे या एम्पायर्स थे। वॉट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड, बट वर टू किंगडम, देखिए किंगडम्स थे। डुचीज एंड कैंटोन, जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स होते हैं, फिर उसके अंदर डिविजन्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वैसे वहाँ डुचीज और कैंटोन्स थे। और उनके जो रूलर्स थे उनकी ऑटोनमस टेरिटरीज थी। ऑटोनमस टेरिटरीज मतलब कि अगर वो चाहें तो उस टेरिटरी को बढ़ा सकते हैं। फ्रांस के मतलब फ्रांस का अगर कोई राजा है तो वो चाहे तो उस टेरिटरी को बढ़ा सकता है, वो चाहे तो उस टेरिटरी को कम कर सकता है, घटा सकता है, जो उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर एक देश है, अगर एक नेशन है, तो वहाँ ऐसा नहीं हो सकता। उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो ऐसे नहीं बंद करी जा सकती हैं। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर। अब क्योंकि ये जो किंगडम्स थे ये नेशन के उस पर नहीं बने थे, तो नेशन के उस पर नहीं बने थे, तो इसलिए इनके जो लोग थे जहाँ पर रहने वाले किंगडम्स के अंदर, उनके पास एक कोई चीज़ नहीं थी, कॉमन चीज़ नहीं थी जिससे वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएँ। इसीलिए वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं शेयर कर रहे थे, उनकी एक सामूहिक पहचान नहीं थी और ना ही कोई कल्चर था कि कॉमन कल्चर से वो जुड़े हों। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। कई बार एक ही किंगडम, एक ही एम्पायर में रहने वाले लोग बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे और बहुत सारे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हमने सिविक्स में पढ़ा है। सिविक्स में एथनिक ग्रुप्स का जो मतलब होता है मतलब अलग अलग कम्युनिटीज़, जो इनकी अलग अलग भाषाएं हों, कल्चर हों, ट्रेडिशन हो। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल वॉज अ पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। हैब्सबर्ग एम्पायर एक एम्पायर था जो ऑस्ट्रिया हंगरी, जो हम ऑस्ट्रिया हंगरी प्लेस देख रहे हैं ना, यहाँ एक हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो रूल करता था। और ये एक पैचवर्क था। पैचवर्क मतलब कि एक उलझे हुए धागे की तरह था, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स थे, बहुत सारे डिफरेंट पीपल्स थे। डिफरेंट पीपल्स का मतलब होता है कि अलग अलग कल्चर या अलग अलग ट्रेडिशन को मानने वाले लोग। इट इंक्लूड अल्पाइन रीजन, देखिए अलग अलग रीजन आ गए, अल्पाइन रीजन आ गया। अल्पाइन रीजन में भी अलग अलग रीजन है, टायरोल, ऑस्ट्रिया, सडेंटेनलैंड। और ये रीजन जो है ये कल्चर या भाषा के आधार पर बने हैं। एज वेल एज बोहीमिया, बोहीमिया में जो एरिस्टोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी मतलब वहाँ के जो राजा है, एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है एक ऐसी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कोई भी रिस्ट्रेंट्स ना हो, कोई भी रुकावटें ना हो। तो वहाँ जर्मन स्पीकिंग थी जो उसकी एस्ट्रोक्रेसी थी। और इस हैब्सबर्ग एम्पायर में इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी थे, लोम्बार्डी और वेनेटिया के। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक माग्यार। हंगरी जो ऑस्ट्रिया हंगरी को रूल करता था ना, तो हंगरी में हाफ पॉपुलेशन जो थी वो माग्यार नाम की एक भाषा बोलती थी, और अदर पॉपुलेशन बहुत सारे अलग अलग डायलेक्ट्स बोलती थी। इन गैलिशिया द एस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश। Besides these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant peoples. अब इन जो अलग अलग डोमिनेंट ग्रुप्स थे, इनके अलावा जो बाउंड्रीज़ के अंदर, एम्पायर की बाउंड्रीज़ के अंदर, मतलब कि जो हैब्सबर्ग एम्पायर है उसकी बाउंड्रीज़ के अंदर बहुत सारे अलग अलग किसान भी रहते थे, बहुत सारे अलग अलग खेती करने वाले किसान भी रहते थे। और भी अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, जैसे कि बोहेमियास और स्लोवाक्स जो लोग थे वो लोग नॉर्थ में रहते थे इस एम्पायर के। स्लोवीन्स कैन्यूला में रहते थे। क्रोट्स जो थे वो साउथ में रहते थे। रूमन्स जो थे वो ईस्ट में रहते थे, जो कि ट्रांसिल्वेनिया की तरफ था। सच डिफरेंसेस डिड नॉट ईजिली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। अब इतने सारे डिफरेंसेस हैं, इतने सारे अलग अलग रीजन्स हैं, इतने सारे अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, हाँ, इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट रीजन पीपल्स हैं, तो अब इनके बीच में एक तरीके की पॉलिटिकल यूनिटी स्थापित करना बहुत मुश्किल है। दैट ओनली द टाई बाइंडिंग दीज ग्रुप्स टुगेदर वॉज अ कॉमन एडजस्ट टू द एम्पर। ये सब एक साथ बहुत
बेमनी से जुड़े हुए थे, और वो जुड़े किस धागे से? वो धागा था कि उनको अपने एम्परर, अपने जो सम्राट है उसके प्रति इनको एलिजियंस रखनी है अपने सम्राट के प्रति। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज? तो इन लोगों के बीच में नेशनलिज्म का जो आइडिया है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो से बात करी है। इसका मतलब होता है कि किसी जगह के लोगों का किसी एक चीज़ से बंधा होना, किसी एक कॉमन नोशन से बंधा होना, किसी शेयर्ड हिस्ट्री या डिफरेंट कॉमन लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, इन सब से बंधा होना, ये इन लोगों के अंदर कैसे जगाया जाएगा, ये हम देखेंगे। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी के बाद कौन सी चीज़ें हमने पढ़ा है? एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जो राजा हो वो रूल करे, उसके बाद उसका बेटा रूल करे, उसके बाद उसका बेटा रूल करे, और सिर्फ जो राजा लोग हैं वही रूल करे। कोई जो पीपल का जो वोट है वो ना हो, पीपल का कोई भी रूल ना हो इसमें। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज अ डोमिनेंट क्लास ऑफ द कॉन्टिनेंट। सोशली एंड पॉलिटिकली, सोशली मतलब सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से, दोनों तरीके से जो एरिस्टोक्रेसी थी वो कॉन्टिनेंट पे एक डोमिनेंट क्लास थी। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। अब देखिए, चाहे वो फ्रांस का कोई राजा हो, चाहे ऑस्ट्रिया का हो, चाहे जर्मनी का हो, उनको है कि वो यूनाइट हैं, बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कॉमन वे ऑफ लाइफ है। कॉमन वे ऑफ लाइफ का मतलब कि वो एक तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने महल को सजा रहे हैं, जो जनता है उसके टैक्स से अपने महल को सजा रहे हैं, आराम से ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो इनकी जो लाइफ है वो कॉमन है, इनकी लाइफ में कोई मेहनत नहीं, कोई मशक्क़त नहीं है। तो ये क्या हुआ, लाइफ तो कॉमन ही है, चाहे वो फ्रांस में रहने वाला कोई राजा हो या ऑस्ट्रिया में रहने वाला कोई राजा हो। दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। वो कंट्री साइड या टाउन हाउसेज की तरफ उन जगहों पर क्या लेते थे, अलग अलग बड़ी बड़ी ज़मीन लेते थे, बड़े बड़े प्लॉट्स लेते थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। हाई सोसाइटी में और डिप्लोमेसी के पर्पस में वो फ्रेंच बोलते थे। डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति, मतलब एक दूसरे से बात करने के लिए, अलग अलग राजा एक दूसरे से बात करने के लिए फ्रेंच का यूज़ करते थे, और हाई सोसाइटी में भी इसका यूज़ होता था। एक अलाइड लैंग्वेज थी फ्रेंच। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज। इनकी जो फैमिलीज थी राजाओं की, हाँ, ये मैरिटल टाइज से कनेक्टेड थे। जैसे हमने पिछले क्लास 9 में पढ़ा था कि जो लुई 16 था उसकी शादी मैरी एंटोनिएट नाम की एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस हुई थी, और लुई 16 फ्रेंच किंग था। तो इनकी जो फैमिलीज थी वो ऐसे कनेक्टेड थी। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल नंबर। हमने पढ़ा था 9th में कि जो लुई 16 था और जितने भी राजा लोग थे, क्लर्जी लोग, नोबिलिटी और क्लर्जी, इन दोनों की जो पूरी मिलाकर जो जनसंख्या थी वो पूरी जनसंख्या के 10% थे। मतलब इतना इनके पास पावर है, सब कुछ इनके पास कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन है ये छोटे से ही, छोटी सी जनसंख्या है इनकी। और इनके पास हमने पढ़ा था भाई कि 60% है पूरी लैंड का इनके पास। दिस द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी, ये तो छोटी पॉपुलेशन हो गई, पॉपुलेशन का छोटा सा पार्ट हो गया है नोबिलिटी। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो पीजेंट्री से बनी थी, खेती करने वाले लोगों से। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फॉर्न बाई टीनेट्स एंड स्मॉल ओनर्स। वेस्ट की तरफ, वेस्टर्न यूरोप में क्या होता था कि जो जो लैंड है, बल्क ऑफ द लैंड है, वो क्या था, छोटे छोटे किसानों में बटा था। छोटे छोटे किसानों का अपना लैंड था और उस लैंड पे वो काम करते थे। वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाई वास्ट इस्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाई सर्फ्स। लेकिन ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो जागीरदार थे, उनकी ज़मीन होती थी, उनकी भूमि होती थी, और उसमें ये जो सर्फ्स की तरह, मतलब कि मजदूर की तरह, गुलाम की तरह काम करते थे किसान लोग, और इनको पैसा भी नहीं मिलता था, क्योंकि कई बार ये टैक्स लिए रहते थे। कई बार इनके जो पैसा लिए रहते थे ये जागीरदारों से, लोन लिए रहते थे, उस पर जागीरदार लोग टैक्स लगा लगा के, मतलब इंटरेस्ट लगा लगा के इनसे पैसा लूटते थे, इसीलिए इनको पैसा भी नहीं मिलता था। In western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. अब वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या था, जब ग्रोथ हुई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब कि इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन होता है उसकी जब ग्रोथ हुई और ट्रेड की ग्रोथ हुई, तो उसका मतलब हुआ कि टाउन्स की ग्रोथ। टाउन्स मतलब कि जो शहर होते हैं उसकी ग्रोथ। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो प्रोडक्शन होगा वो शहर में ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि शहर में जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं ज़्यादा अच्छे से। शहर में जो मैन्युफैक्चरिंग काम है वो ज़्यादा अच्छे से होता है। गाँव में मैन्युफैक्चरिंग काम इतने अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि आप देखिए, अगर एक कंट्री के पास कोई रिसोर्स नहीं है, उसके पास दूसरे तरीके का रिसोर्स है, तो उस रिसोर्स को वो दे के किसी और दूसरी
दूसरे राज्य को, दूसरे किंगडम को वो अपने ज़रूरत का रिसोर्स जो है वो खरीद सकती है। तो अब वो जो रिसोर्स वो खरीदेगी उसको गाँव तक पहुँचाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन शहर में वो रिसोर्स जल्दी पहुँच जाएगा। तो इसीलिए जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काम है वो शहर में होना आसान रहता है। तो इसीलिए शहर की ग्रोथ होती है जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि जब इंडस्ट्रीज वहाँ सेटअप होंगी तो लोग वहाँ आएंगे गाँव से, जब गाँव से वहाँ लोग आएंगे तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, घर बनेंगे, और क्या होगा, और वहाँ हॉस्पिटल्स बनेंगे, और सिनेमा हॉल्स बनेंगे, क्योंकि गांव से लोग आएंगे काम कर रहे तो उसमें होगी, उनको इंटरटेनमेंट भी चाहिए होगा। तो इस वजह से क्या होता है, टाउन्स की ग्रोथ होती है। कब? जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ता है। एंड द इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस, और कमर्शियल क्लासेस का जो है वो बढ़ती है, कमर्शियल क्लासेस ज़्यादा बढ़ती हैं। कमर्शियल क्लासेस मतलब कि ऐसी क्लासेस, ऐसे ग्रुप्स जो प्रोडक्शन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो एक्सटेंसेस आइटम्स का प्रोडक्शन करने के लिए। वो एक्सपीरियंस वॉज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स इट ऑकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th century। इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में शुरू हो गया था, मतलब कि 1715, 1750, 1760, 1770, 1775 इस हाफ में शुरू हो गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन फ्रांस में और जो जर्मन स्टेट्स है, जर्मनी के जो राज्य हैं, क्योंकि जर्मनी उस समय एक देश नहीं था, वो राज्यों में बटा था। आज भी जर्मनी राज्यों में बटा है, लेकिन आज एक देश के रूप में बटा है। उस समय जर्मनी कोई देश नहीं था, सिर्फ राज्यों के रूप में बटा था। इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th century। तो 19th सेंचुरी में फ्रांस में और जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है। 19th सेंचुरी मतलब 1810, 1820, 1830 इस समय। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। अब होता क्या था कि जब तक इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो क्योंकि हमने पढ़ा था कि नेपोलियन के आने के पहले जो फ्रांस की जनता है उसकी तरह यूरोप की जनता और बाकी यूरोप की जनता, जो आम जनता थी, जो थर्ड स्टेट जिसको हम कहते हैं, उनके पास राइट टू प्रॉपर्टी नहीं थी। अब क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी नहीं थी तो वो खेती भी ठीक से नहीं कर सकते थे, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के आने के बाद वो आराम से इंडस्ट्री से वर्क कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाएंगे तो खुद पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो राजा लोगों को अंधेरे में रखते थे उस अंधेरे से वो आगे बढ़ेंगे, उजाले की तरफ आएंगे, और फिर राजाओं को तख्ता पलट में मदद करेंगे, क्योंकि जब उनके पास पैसा आएगा तो उनके पास सत्ता भी आएगी। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये जो ग्रुप्स थे, कौन से ग्रुप्स, जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, ये छोटे नंबर में थी। कब तक? लेट 19th सेंचुरी थे। लेट 19th सेंचुरी मतलब 1890s, 1890s, 1880s। इट वॉज अमॉन्ग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलैरिटी। और यही जो एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास है, एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास, एजुकेटेड मतलब पढ़ी लिखी जो मिडिल क्लास है, इसी के बीच में जो नेशनल यूनिटी का आइडिया है वो आगे बढ़ा, और इसकी वजह से जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस हैं उन्होंने, उनके एवोल्यूशन ने पॉपुलैरिटी पाई। एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस मतलब, एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस मतलब क्योंकि एवोल्यूशन ने, एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस मतलब कि जो नॉबल्टी और क्लर्जी को जो बर्थ से ही जो उनको अधिकार मिलते थे, विशेषाधिकार मिलते थे, उसको खत्म करने की, उसकी खत्म करने की जो क्या बोलते हैं चिंगारी है, उसने पॉपुलैरिटी पाई। और नेशनल यूनिटी के आइडियाज़ भी इन्हीं एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास के बीच में ही फैले। ठीक ना? नाउ व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? अब लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? ये हमने पढ़ा कि लिबरल, एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास जो थी, इसी के बीच में नेशनल यूनिटी और अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस के जो आइडियाज़ हैं उन्होंने पॉपुलैरिटी पाई। लेकिन लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th century यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी मतलब कि राष्ट्रीय एकता, मतलब कि हम सब जो लोग हैं किसी भी किंगडम, किसी भी एम्पायर में रहने वाले, हम सब किसी एक चीज़ से जुड़े हैं, इसका जो भाव है, ये क्या हुआ अर्ली 19th century। अर्ली 19th century मतलब 1810, 1820, इसमें यूरोप में ये लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से अलाइड थे। मतलब अगर लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो जो थी, वो इस जो ये नेशनल यूनिटी की आइडियोलॉजी थी उसको क्या बोलते हैं, मदद कर रही थी आगे बढ़ने में। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर। जो लिबरलिज्म है वो लिबर नाम के एक लैटिन वर्ड से शुरू है, जिसका मतलब होता है आज़ाद। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। जो मिडिल क्लासेस थी, नई मिडिल क्लासेस थी, मतलब एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस थी, उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब था कि इंडिविजुअल के जो फ्रीडम है वो होना। इंडिविजुअल का मतलब किसी एक इंसान की जो फ्रीडम है उसको होना, वो लोग लिबरलिज्म मानते थे। एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, और सब जितने भी हैं
सर्जी नोबिलिटी और थर्ड स्टेट, सब क्या है, इक्वल है लॉ के बिफोर। पॉलिटिकली इट एम्फसिस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाई कंसेंट। पॉलिटिकली इसका मतलब होता था कि जो गवर्नमेंट बने किसी भी राज्य, किसी भी साम्राज्य में, वो किसके सहमति से बने, लोगों की सहमति से बने, ये पॉलिटिकल इसका मतलब था। और सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। अब जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय से ही जो ये जो लिबरलिज्म था, इसका मतलब होता था कि जो ऑटोक्रेसी है, ऑटोक्रेटिक रूल है, उसका खत्म होना, और जो क्लेरिकल प्रिविलेजेस है उनका खत्म होना। मतलब कि जो राजा लोग शासन करते आ रहे थे इतने सालों से बिना किसी कंसेंट के लोगों के, उनको पागल बना रहे थे बोल बोल के कि भगवान की वो है इच्छा है कि आप लोग ये सब सहें, सब दुख सहें। और जो क्लेरिकल मतलब जो क्लर्जी लोगों को जो प्रिविलेजेस मिलते थे, धर्मगुरुओं को, उनको टैक्स नहीं देना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो सब जो खत्म होने की जो क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट था, वो लिबरलिज्म के ऊपर ही बेस्ड था। इस कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का होना, पार्लियामेंट से संसदीय प्रणाली का होना, संविधान का होना, ये भी लिबरलिज्म की कोर आइडियोलॉजी में था। तो पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, अ गवर्नमेंट बाई कंसेंट, और द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, और कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस द इनवायोलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्टेट द इनवायोलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब जो 19th सेंचुरी के लिबरल्स थे, मतलब कि 1870s, 1880s, हाँ ये 1850s, हाँ इसके जो लिबरल्स थे वो क्या कहते थे, उन्होंने भी इस पे वो करा कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको वायलेट नहीं किया जा सकता। उनका ये बोलना था कि पहले क्या था कि प्रॉपर्टी जो थी, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं थी लोगों के पास। जो नॉबिलिटी अगर चाहे, राजा लोग अगर चाहे तो उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले सकते थे, किसी की भी प्रॉपर्टी को। लेकिन जो 19th सेंचुरी के लिबरल्स थे, उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, हर एक इंडिविजुअल की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी और उसको कोई भी राजा वायलेट नहीं कर सकता है। येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। लेकिन फिर भी जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, जो पॉलिटिकली एक स्टेटमेंट है लिबरल्स का, इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो सिर्फ तब तक क्या था, आदमियों के लिए था, औरतों के लिए नहीं था। इसीलिए वो यूनिवर्सल सफरेज नहीं प्रमोट कर रहा था। मतलब विशेष मताधिकार नहीं, मतलब वो सार्वभौमिक मताधिकार नहीं प्रमोट कर रहा था। यू विल रिकॉल दैट इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी। आपको रिकॉल करेंगे आपकी फ्रांस में, जो रेवोल्यूशनरी फ्रांस था, मतलब कि 1789 का समय जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, जो पहली बार जिसमें लिबरल डेमोक्रेसी मैंने पढ़ा है, जिसमें क्या हो, गवर्नमेंट बाई कंसेंट हो। पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था, रेवोल्यूशनरी फ्रांस, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हुआ था। द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। सिर्फ जो संपत्ति एकत्रित करने वाले जो पुरुष होते थे, और बस उनको ही क्या था, उनको ही बस वोट देने का और इलेक्ट होने का अधिकार था। संपत्ति विहीन पुरुष और औरतों को वोट देने और इलेक्ट करने का अधिकार नहीं था। Only for a brief period under the Jacobins did all adult males enjoy suffrage। सिर्फ एक ब्रीफ पीरियड, मतलब एक छोटे से काल के दौरान, किसके अंदर, जैकोबिन के अंदर जो छोटा काल था, मतलब कि मैक्सवेल रॉबेस्पियर का जो काल था, उसके राज था, उसके अंदर क्या था, ऑल अडल्ट मेल्स, मतलब संपत्ति जिनके पास है वो भी पुरुष, संपत्ति विहीन पुरुष, सबके पास क्या था, सबके पास अधिकार था, किस चीज़ का, सबके पास अधिकार था सफरेज, मतलब कि मताधिकार एंजॉय करने का। हाउएवर द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस्ड वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर्स सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स। लेकिन नेपोलियन के आने के बाद जो नेपोलियनिक कोड आया था, उसके हिसाब से जो औरतें हैं उनको सफरेज नहीं मिलेगी, और जो आदमी है जिनके पास पैसा नहीं है उनको भी सफरेज नहीं मिलेगी। और क्या होगा, वो अपने पति या पिता के ऊपर आश्रित होंगी, उनकी प्रॉपर्टी होंगी, उनकी संपत्ति होगी। तो वो अलग से कोई नहीं है इंडिविजुअल कि उनको हम अधिकार दें। थ्रू आउट द 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरीज, वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। लेकिन 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब कि 1890s, 1880s और 1910s, इन सब कालों के दौरान 1920s, 30s, 50s,
इस सब कानूनों के दौरान जो संपत्ति विहीन पुरुष थे और जो औरतें थी उन्होंने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए डिमांड करा। In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and the abolition of state-imposed restrictions on the movement of goods and capital. लेकिन इकोनॉमिक स्फीयर मतलब कि आर्थिक उसमें आर्थिक स्थिति में जो लिबरलिज्म का मतलब था, हमने पॉलिटिकली समझ लिया है, लेकिन आर्थिक रूप में जो लिबरलिज्म का मतलब था वो तो फ्रीडम ऑफ मार्केट्स मतलब बाजार का खुलना और स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि उस समय जो स्टेट था, मैंने बताया था ना कि नेपोलियन के आने के पहले क्या होता था, बहुत सारी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ और ड्यूज थे जो मूवमेंट ऑफ गुड्स और कैपिटल को में उनके ऊपर लगाई जाती थी। हर दूसरे मोड़ पे एक इंटरनल कस्टम ड्यूटी या ड्यू लगाया जाता था, तो उसको हटा दे, उसको हटाना और मार्केट्स को फ्री होना, इसको क्या कहते थे, इसी को क्या कहता था, इकोनॉमिक लिबरलिज्म कहा जाता था। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी मतलब 1850s 1860s के दौरान दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास इमर्ज हो रही थी उसकी ये स्ट्रॉन्ग डिमांड थी कि ऐसा हो जाए। Let us take the example of that German speaking regions in the first half of the 19th century. जर्मन स्पीकिंग जो रीजन्स थे 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, मतलब कि 1820s 1830s में जो जर्मन स्पीकिंग रीजन्स थे उनकी हम थोड़ी सी एग्जाम्पल लेते हैं। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ, नेपोलियन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे मतलब प्रशासनिक जो बदलाव उसने करे थे नेपोलियन ने, उसमें क्या हुआ था, जब जर्मनी में पहले बहुत सारे काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ होती थी, बहुत काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ मतलब कि बहुत छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ होती, बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स होते थे जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स होते थे, बहुत छोटे छोटे। वो क्या हुए, वो सिर्फ 39 स्टेट्स में बंध गए। 39 स्टेट्स में, सोचिए 39 स्टेट्स में को बांध दिया गया। ईच ऑफ दिस पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी एंड वेग्स एंड मेजर्स, और ये हर जो 39 स्टेट्स, जो हर एक स्टेट था उन 39 स्टेट्स में हर एक के पास अपनी करेंसी, अपना यूनिफॉर्म वेट और मेजर था, नाप तोल का अपना अधिकार वो था, सिस्टम था। A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them. 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाने वाले एक मर्चेंट को अपने गुड्स को सेल करने के लिए क्या करना था, 11 कस्टम बैरियर्स, मतलब उसको 11 बार कस्टम ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी। और ये जो कस्टम ड्यूटी थी ये 5% थी हर एक बार, मतलब 11 बार अगर उसको देना है तो उसको 55% कस्टम ड्यूटी देनी होगी। सोचिए, ड्यूटीज़ वर ऑफन लेवीड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। और जो ड्यूटीज़ थी, जो गुड्स हैं जो जा रहे हैं, मर्चेंट को लेके जा रहा है, उनके उनकी जो मेजरमेंट के बता रहा था। मान लीजिए अगर कोई कपड़ा है तो उसके मेजरमेंट को देख के बताई जाती थी ड्यूटी। अगर 5 मीटर का है तो इतनी ड्यूटी है, 6 मीटर का है तो इससे ज़्यादा है, 7 मीटर का है तो इससे और ज़्यादा है, ऐसे बताया जाता था। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, और इससे बहुत टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन होती थी। और क्यों ऐसा होता था, क्योंकि हर एक जगह पे, हर एक रीजन पे, क्योंकि इतने सारे रीजन हैं, 39 स्टेट्स हैं। हाँ, अब पहले तो और स्टेट्स होता था, तो वहाँ क्या होता था, हर एक रीजन में, हर दूसरे रीजन में क्या होता था, एक अलग तरीके का वेट्स और मेजरमेंट है। यूनिफॉर्म वेट्स मेजरमेंट है नहीं, मेजरमेंट सिस्टम, तो उससे क्या होता था, बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन होता था। पहले उसको देखो कितना है, फिर उसके बाद तुम बताओ कि उसके बाद ड्यूटी लगाओ, तो ये सब के बहुत समय जाता था। The measure of cloth, for example, was the LA, which in each region stood for a different length. An LA of textile material bought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth, in Mainz 55.1, in Nuremberg 55.6 and in Freiburg 53.5। और ये जो मेजर था क्लोथ का, जो मेजर मतलब लेंथ और ब्रेड जो थी क्लोथ की, ये क्या थी, इसको LA कहते थे। और ये जो हर रीजन में इसकी डिफरेंट लेंथ थी। LA से मेजर करा जाता था किसी भी क्लोथ, जैसे हमारा मीटर से मेजर करा जाता है या लेंथ से मेजर करा जाता है। मीटर से लेंथ मेजर करी जाती है, तो मीटर हमारे यहाँ कितना है, 100 सेंटीमीटर है। लेकिन वहाँ जो LA था वो अलग अलग उसकी कैलकुलेशंस थी हर जगह पे। हाँ, कहीं कहीं एक LA का मतलब होता था 54.7 सेंटीमीटर किसी क्लोथ का, और कहीं कहीं 55.1 सेंटीमीटर, कहीं कहीं 55.6 सेंटीमीटर, ऐसे अलग जगह पे अलग अलग उसकी क्या बोलते हैं यूनिट थी। Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes। और ये जो इतनी कंडीशंस थी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट नहीं है, जो क्लोथ की जिस यूनिट से मेजरमेंट करी जाती है उस यूनिट को ठीक से डिफाइन नहीं करा गया है, और हर एक रीजन की अलग कस्टम ड्यूटी है। हाँ, तो इससे क्या होता था, इससे ये जो इकोनॉमिक एक्सचेंज था और जो ग्रोथ थी, इकोनॉमिक ग्रोथ थी, उसको उनके अंदर ये सब ऑब्स्टिकल्स के रूप में देखे जाते थे।
वो argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital। और इसीलिए जो ऑब्स्टिकल्स थे इनको हटाने के लिए एक क्रिएशन करना जरूरी था। उस क्रिएशन किस क्रिएशन, एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी की, मतलब जितने भी 39 स्टेट्स हैं इनको यूनिफाई कर दिया जाए और इनकी जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से चलाई जाए। तो उससे क्या होगा, जो मूवमेंट्स होंगे गुड्स पीपल और कैपिटल के, उनके ऊपर जो हिंडर नहीं करा जाएगा, उनको मतलब रोका नहीं जाएगा, रोक टोक नहीं करी जाएगी। इन 1834 अ कस्टम्स यूनियन और जोल्वरिन, 1834 में जोल्वरिन एक तरह का कस्टम यूनियन था, वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड जॉइंड बाई मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। प्रूशिया में शुरू करा गया था और इसको बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने भी इसको क्या बोलते हैं, ज्वाइन करा था। द यूनियन अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। पहले क्या होता था, पहले 30 करेंसीज थी, सोचिए 30 करेंसीज थी जर्मनी और प्रूशिया में, तो उसको 2 कर दिया गया उस करेंसीज को। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी। अब एक रेलवे नेटवर्क जो था उसका भी क्रिएशन कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, मोबिलिटी जो थी उसको स्टिमुलेट कर दिया गया, उसको शुरू कर दिया गया। रेलवेज़ को भी शुरू करा गया, तो उससे और अच्छे से गुड्स का ट्रांसफ़र हो सकता था। टैरिफ बैरियर जो थे उनको 30 करेंसी से 2 तक कर दिया गया। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, इससे क्या हुआ, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे जब उनको अच्छे से क्या बोलते हैं उनके ऊपर जब अच्छे से ध्यान दिया गया तो नेशनल यूनिफिकेशन भी अच्छे से हो पाई। A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at that time। ये जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म हो रहा था, इसने क्या करा, जो उस समय नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो थे उनको क्या करा, उनको स्ट्रेंथन कर दिया, उनको मजबूती दी, ग्रोइंग एट द टाइम, जो उस समय ग्रो कर रहे थे। A new conservatism after 1815। Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism। अब क्योंकि नेपोलियन की 1815 में हार हो गई, नेपोलियन जब तक था उसने बहुत सारे रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स लाए, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में। इकोनॉमिक थी उसको फ्री कर दिया, पॉलिटिक्स थी उसमें गवर्नमेंट बाई कंसेंट का आइडिया तो नहीं दिया, आइडिया थोड़ा आगे बढ़ने तो दिया लेकिन उसको अपने ऊपर तक नहीं आने दिया। और पॉलिटिकल फ्रीडम में उसने क्या करा, उसने लोगों को इतना बांध के नहीं रखा और उस लोगों को थोड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दी। तो तो आज जब ये नेपोलियन 1850 में चला गया तो अब जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी, अब ये फिर से कंजर्वेटिज्म आ रहा था। कंजर्वेटिज्म क्या होता है, अ पॉलिटिकल फिलोसफी that states the importance of tradition, established institutions and customs and prefer gradual development to quick change। अब जो कंजर्वेटिज्म था ये एक तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी। इसका मतलब होता है पुरानी रूढ़िवादी चीज़ों को अपने पास रखना और जो पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं, पुराने ट्रेडिशंस हैं, उनको बनाए रखना, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस ट्रेडिशंस चाहे कितना भी शोषण करें आम जनता का, इसी को कंजर्वेटिज्म कहते हैं। और कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि हम मॉडर्न वर्ल्ड में जाएंगे तो, लेकिन बहुत धीरे धीरे जाएंगे, जिससे क्या हो, जो पुराने लोग इस पुराने वर्ल्ड से बेनिफिट कर रहे थे, दूसरों का खून चूस रहे थे, उनको और बेनिफिट मिले, थोड़ी धीरे धीरे इसलिए हम लोग जाएंगे नए वर्ल्ड की तरफ। Conservatives believe that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved। मैंने बताया ना, most conservatives however did not propose a return to the society of pre-revolutionary days। लेकिन बहुत सारे जो conservatives थे उन्होंने बोल दिया नहीं, अब इतने पुराने रेवोल्यूशनरी डेज में भी हमको नहीं जाना है। रेवोल्यूशन से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था या कोई और जो रेवोल्यूशन हुआ यूरोप में थोड़ा मोड़ा, उसके पीछे जो हम लोग फिर से चले जाएँ उसी सोसाइटी में, वो लोग बोले नहीं इतना हमें फिर पीछे नहीं जाना है। अगर हम ऐसा फिर जाने की अगर हम ऐसा कोशिश करेंगे तो हमारे साथ बहुत गलत होगा, हमारे साथ जनता बहुत गलत सलूक करेगी, इसलिए हम यहीं रहते हैं, कुछ चेंजेस को अपना लेते हैं, कुछ चेंजेस को ख़त्म कर देते हैं जो नेपोलियन लाए थे। Rather they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्की। लेकिन उन्होंने समझ लिया था कि अगर हम थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन कर देंगे, जैसे लोगों ने नेपोलियन को सपोर्ट किया था, डिस्पाइट ही वॉज अ एम्परर, वो राजतंत्र का ही हिस्सा था, लोकतंत्र तो उसने नहीं करा था, लेकिन तब भी लोगों ने क्या करा था, लोगों ने उसको सपोर्ट करा था। क्यों? क्योंकि उसने मॉडर्नाइजेशन लाया था। तो अगर हम भी मॉडर्नाइजेशन लाएंगे तो शायद लोग हमको भी सपोर्ट करें और शायद करें भी। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। इसकी वजह से क्या होगा, जो राजा लोग होंगे उनकी जो पावर होगी वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होगी और स्ट्रॉन्ग होगी।
A modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the evolution of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. तो राजा लोग जो आए थे फिर से कंजर्वेटिज्म की जो रिजीम आई थी समझ गई थी कि हम थोड़ा सा अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर दें, थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी को एफिशिएंट कर दें, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा एफिशिएंट बना दें, इकोनॉमी जो हो उसको थोड़ा सा डायनमिक बना दें, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना दें, तो और जो फ्यूडलिज्म और सर्फडम है, जो दासत्व है, और जो ये फ्यूडलिज्म और जागीरदारों की जो अच्छी से बड़ी बड़ी संस्कृति जो चली आ रही है, इसको अगर हम ख़त्म कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो मोनार्कीज हैं उनको थोड़ा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इन 1815 representatives of the European powers, Britain, Russia, Prussia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. 1850 में क्या हुआ, जो यूरोपियन पावर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मतलब ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, इन्होंने क्या करा, जो इन्होंने नेपोलियन को कलेक्टिवली डिफीट करा था, तो इसलिए इन्होंने क्या करा, ये वीना में मिले, वीना में ये लोग मिले और यूरोप के लिए एक सेटलमेंट बैठाने की इन्होंने कोशिश की। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, और ये जो कांग्रेस थी जिसको बैठाने की इन्होंने जो मीटिंग थी, इन्होंने इनकी जो मीटिंग हुई थी ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के रिप्रेजेंटेटिव्स की, इन्होंने क्या करा, इनकी जो ये किसके द्वारा होस्ट की गई इनकी मीटिंग, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। द डेलीगेट्स The delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. अब ये जो डेलीगेशन थी, जो डेलीगेट्स थे, मतलब अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ब्रिटेन, प्रशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया के, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ट्रीटी ऑफ वीना को संधि जो वेना की संधि थी उसको शुरू किया, और इसके हिसाब से जो अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर्स, इसका मतलब था कि जो नेपोलियन ने जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स शुरू करी थी, जिससे वो हॉलैंड, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, अरे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली, ये सब जगहों पर जाके लोगों को आज़ाद कर रहा था राजाओं के रूल से, उन सब चेंजेस को और बहुत सारे जो उसने चेंजेस लाए थे, जो हमने पढ़े थे सिविल कोड में 1804 के, उनको अंडू करने की बात करी गई इस ट्रीटी ऑफ वीना में, उनको अपने पास वापस ले लेने की। द बर्मन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रीस्टोर्ड टू पावर। बर्मन डायनेस्टी जो थी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान खत्म कर दी गई थी, लुई सिक्सटीन की जो डायनेस्टी थी उसको फिर से पावर में लाया गया। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, और नेपोलियन के अंदर जो फ्रांस की जितनी भी टेरिटरीज थी वो सब क्या फ्रांस ने लूज कर दी। आ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। अब फ्रांस की जो बाउंड्रीज थी उनमें बहुत सारे स्टेट्स जो थे, बहुत सारे राज्य थे, उनको बैठा दिया गया था। उससे क्या हुआ, फ्रांस भविष्य में आगे चल के और एक्सपैंड ना हो पाई इस वजह से। दस द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ एंड जेनोवा वॉज एडेड द पाइडमोंट इन द साउथ। अब जो नीदरलैंड्स है उसको नॉर्थ में कर दिया गया, जेनोवा जो था उसको पाइडमोंट में ऐड करके साउथ में कर दिया गया, और नीदरलैंड्स में जो थे वो बेल्जियम में था, नीदरलैंड्स में। प्रूशिया जो था उसको वेस्ट में कर दिया गया, ऑस्ट्रिया जो था उसको नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया। बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। लेकिन जो नेपोलियन ने जर्मन कन्फेडरेशन करी थी 39 स्टेट्स की, उसको नेपोलियन के द्वारा जो हुई थी उसको क्या कर दिया गया, उसको अनटच छोड़ दिया गया, उसको नहीं छुआ गया। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल प्रूशिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। अब क्या हुआ ईस्ट में, हाँ हाँ, अब जो ईस्ट में वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में देख लिया, लेकिन जो ईस्ट में क्या होता है, रशिया को पोलैंड का पार्ट दे दिया गया था और प्रूशिया को सैक्सोनी का पार्ट दे दिया गया था, सैक्सोनी की जगह थी। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। अब जो कंजर्वेटिव्स थे इनका बस एक ही इंटेंशन था कि हम क्या करेंगे, जो मोनार्कीज हैं इनको फिर से रिस्टोर कर देंगे, राजाओं की जो राजतंत्र थे उनको फिर से अपने पास ला लेंगे, यूरोप में सेटअप कर देंगे, और नेपोलियन के जितने भी चेंजेस थे उसको खत्म कर देंगे। कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। अब 1815 में जो कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप हुई वो ऑटोक्रेटिक थी। ऑटोक्रेटिक मतलब कि उन पर कोई भी रिस्ट्रेंट जो नहीं था। They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic governments. जो कोई भी क्रिटिसिज्म और डिसेंट जो लोग कर रहे थे, उस तरह की जो ऑटोक्रेटिक रूल उन्होंने इस्टेब्लिश करा था उसके ऊपर, उन सब एक्टिविटीज़, उन सब क्रिटिसिज्म को ही नहीं झेल पा रहे थे नई कंजर्वेटिव की।
कंजर्वेटिव रिजीम जो सेटअप की गई थी 1815 में. मोस्ट ऑफ देम imposed censorship laws to control what was said in newspapers, books, plays and songs and reflected the ideas of liberty and freedom. अब जो लिबर्टी और फ्रीडम के जो आइडियाज जो नेपोलियन ने छेड़ दिए थे और जो नए मिडिल क्लास थे जिनके वो सब आइडियाज़ थे, वो जब वो सारे आइडियाज़ बुक्स में, प्लेस में, सॉन्ग्स में, न्यूज़पेपर्स में आते थे तो उन सब आइडियाज़ को क्या होता था, उन सब आइडियाज़ के ऊपर सेंसरशिप इम्प्रूव कर दी जाती थी. किसके द्वारा? इन कंजर्वेटिव रिजीम के द्वारा जो सेटअप हुई थी. The memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire liberals. लेकिन जो लिबरल मिडिल क्लास थी उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो मेमोरी थी वो इंस्पायर करती गई. वन ऑफ द मेजर इशूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट who criticized the new conservative order was freedom of the press. अब जो मेन इशूज थे जो लिबरल नेशनलिस्ट मतलब कि ऐसे नेशनलिस्ट जिनके पास लिबरलिज्म की भी आइडियोलॉजी हो, नेशनलिज्म की भी आइडियोलॉजी हो. लिबरलिज्म मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंडिविजुअल रूप से फ्री होना. हाँ, और क्या हो? नेशनलिज्म मतलब सबका एक साथ जुड़े होना, किसी पॉपुलर नोशन से जुड़े होना. वो क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज फ्रीडम ऑफ द प्रेस. अब जो मेन इशूज़ थे लिबरल नेशनलिस्ट के जो इन न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर में, वो थी फ्रीडम ऑफ द प्रेस. लिबरल नेशनलिस्ट जो थे वो बहुत सारे क्या बोलते हैं वेज से कंजर्वेटिव ऑर्डर को क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन जो मेन इशू था जो कंजर्वेटिव्स को परेशान करता था वो थी प्रेस की फ्रीडम. और इसीलिए वो इस प्रेस को ख़त्म करना चाहते थे, प्रेस की फ्रीडम को बंद करना चाहते थे. ठीक. अब नेक्स्ट चैप्टर में हम एक मेन टॉपिक पढ़ेंगे जो है रेवोल्यूशनरीज नेक्स्ट वीडियो में. तो अभी के लिए इतना ही. थैंक यू.